Hello guys, this is Rajiv here. Now let us discuss on a story of village Palampur. This is the first chapter of economics of class 9th, where we discuss a lot of topic of economics. But for first, friend, I would like to tell you that it's a new topic for you, for the student of class 9, which you all are going to read. That is the economics. अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। लेकिन आप क्लास 9th में एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जहां हम चर्चा करेंगे आर्थिक गतिविधियों पे, उत्पादन पे और उत्पादन के साधन पे और इससे होने वाले फायदे पे। इससे क्या फायदे हैं उस पर चर्चा करेंगे। इससे कैसे विकास होता है किसी देश का, उस पर चर्चा करेंगे। आखिर उत्पादन है क्या, उसके साधन है क्या, ये सब बहुत सारे तमाम सारे टॉपिक हैं जो हम देखेंगे फ्रेंड्स। लेकिन आपने 8वीं क्लास तक इकोनॉमिक्स को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, जाना भी नहीं, लेकिन आपको 9th क्लास में इकोनॉमिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स और उसको रिलेट करेंगे अपने चैप्टर से, जो चैप्टर है आपका स्टोरी ऑफ पालमपुर। फ्रेंड्स, ये स्टोरी ऑफ पालमपुर कुछ है नहीं, ये विलेज नहीं है, बट दिस इज द हाइपोथेटिकल विलेज विच क्रिएटेड टू शो the production, which is created to show farming and all the activities which happen in rural areas, in village areas। सारी आर्थिक गतिविधि जो एक गांव में होती है, एक संपन्न गांव में होती है, अच्छे गांव में होती है, और एक वह आर्थिक गतिविधि जहां पे बहुत चीज़ों का क्या है, कमी है, वह भी एक काम। लेकिन हम पालमपुर की बात करेंगे तो यह बात करेंगे कि पालमपुर जो है बहुत संपन्न गांव है। यह इसको एक्चुअली हम लोग देखेंगे केस स्टडी के रूप में कि आखिर पालमपुर विलेज का स्ट्रक्चर क्या है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको पालमपुर के बारे में। जैसे कि अभी आपको बताया, पालमपुर एक कोई गांव नहीं है, आपको ये कहीं गांव नहीं मिलेगा। बशर्ते इसकी क्या है, ये एक काल्पनिक नाम है, एक काल्पनिक नाम बनाया गया है जहां पे आपको दिखाया जाएगा कि गांव में कौन से फार्मिंग एक्टिविटीज होती है और कौन कौन से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है। गांव में किस तरह का प्रोडक्शन होता है, आखिर उस प्रोडक्शन का लाभ किसको मिलता है, उससे एम्प्लॉयमेंट कैसे लोगों को मिलता है, उससे पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होती है। तो इन सब चीज़ों को पालमपुर गांव को दर्शाने के बाद बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पालमपुर इज ए स्मॉल हाइपोथेटिकल विलेज हैविंग अबाउट 450 फैमिलीज। जहाँ पे कितने परिवार हैं? 450, लगभग 450 परिवार हैं। It is 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज। रायगंज से ये 3 किलोमीटर दूर है। विलेज रायगंज बिग विलेज। शाहपुर इज द नियरेस्ट टाउन टू द विलेज। जो शाहपुर है वो पालमपुर के सबसे नज़दीक का टाउन है। देखिए, नज़दीक में टाउन होना भी दिखाता है कि बहुत सारे फैसिलिटी आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जैसे हम अपने प्रोडक्शंस के लिए
बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर होते हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर है। तो उन सब चीज़ों की जरूरत को पूरा करने के लिए हमको टाउन की तरफ जाना पड़ता है। तो टाउन नज़दीक होना भी क्या दिखाता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए हम इसको हम लोग केस स्टडी के रूप में देख रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ओके, द विलेज इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। जो गांव है पालनपुर अपने आसपास के गांव से बहुत जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, और टाउन से भी। द विलेज इज वेल कनेक्टेड बाय रोड्स, और यहाँ पे रोड की अच्छी फैसिलिटीज है। एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर इलेक्ट्रिफाइड, और जितने भी घर है उस गांव में, पालनपुर गांव में, सारे घर में क्या है, बिजली है। मोस्ट ऑफ द लगभग 85-90% घरों में क्या है, बिजली पहुंच चुकी है, बिजली है। इट हैज 2 प्राइमरी स्कूल। अब समझिए, एक गांव, जिस गांव में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल है। अब बताइए, किसी किसी गांव में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं होता था, नहीं है। लेकिन इस गांव की विशेषता यह है कि यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल भी है। तो ये फैसिलिटी दिखाता है कि ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए ये क्या करता है। स्कूल से हम क्या लेते हैं, हम लोग ये देखते हैं ना कि स्कूल क्या करता है, कॉलेज क्या करता है, यूनिवर्सिटी क्या करता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स को क्या करता है, डेवलप करता है, उसको ग्रो करता है, अधिक से अधिक उसमें क्या करता है, फैसिलिटेट करता है हमको, ह्यूमन रिसोर्स को स्किल्ड पैदा करता है। ओके, तो स्कूल होना बहुत जरूरी है। और देयर इज ए गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम लोग PHC बोलते हैं। इस गांव की विशेषता यह है कि यहाँ पे क्या है, एक PHC भी है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, एंड ए प्राइमरी डिस्पेंसरी, जहाँ पे डिस्पेंसरी मतलब जहाँ पे दवाई भी मिले, दवाई हो, छोटे मोटे डिस्पेंसरी। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अब हम देखेंगे कि आखिर पालनपुर गांव के मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आई लाइक टू टेल यू दैट फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालनपुर विलेज, वेयर most of the people depended on agriculture and on farming system. And you know, agricultural system included dairy, fishing, poultry, animal husbandry। इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सब चीजों को हम लोग किस में शामिल करते हैं, तो एग्रीकल्चर में। ये सब किसका पार्ट है, तो एग्रीकल्चर का पार्ट है। गांव में हम लोग क्या देखते हैं, कुम्हार लोग हैं जो बर्तन बनाते हैं, मुर्गी पालन होता है, मछली पालन होता है। उससे क्या होता है, वो क्या है, उनका एक जीविका का साधन है, जीने का साधन है। दैट्स ऑल आर द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वो जीते हैं उससे, और इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन, तो प्राइमरी वर्क कर रहे हैं, तो प्राइमरी वर्क में वो प्रोडक्ट क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज और प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या है। तो देख लिया हम लोग फार्मिंग है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या है। जैसे देखिए, स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। तो एक हो गया फार्मिंग एक्टिविटीज, एक में क्या हो गया फार्मिंग एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है मोस्टली एग्रीकल्चर, और ये क्या हो गया नॉन
नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। इसमें क्या है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, पोट्री है, पोट्री है, इटीसी। तो इसमें वीवर्स भी लोग हैं जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बुनने वाले लोग भी हैं। तो ये सब कुछ वर्ड है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में है। टेलरिंग भी है, जो कपड़ा का जो कपड़े की सिलाई होती है उसको क्या बोलते हैं? टेलरिंग बोलते हैं। तो वहां पे कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। डेयरिंग भी है। तो ये क्या हो गए? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। और ये हो गए फार्मिंग एक्टिविटी, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, we discuss on factors of production. Factors of production. Factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्पादन का कारक। उत्पादन का कारक and requirements for requirement for production, requirement for production। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वो यही है। क्या बताना है आपको? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये होता है कि कौन कौन से चीजें हैं जो प्रोडक्शन को क्या करते हैं? प्रोडक्शन का साधन है, जो उत्पादन में साधन बनते हैं, जो उत्पादन में साधन बनते हैं और जो उत्पादन के लिए आवश्यक है, उन सब चीजों को हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट। जो क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट, यानी थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज। That is the factors of production. That is the requirement for production. But one question is that जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन का मतलब हम लोग लेते हैं उत्पादन से, और उत्पादन का सीधा मतलब किससे होता है? तो सृजन, यानी सृजन मतलब निर्माण। हम जब कोई चीज, नई चीजें निर्माण करते हैं, जब कोई नई चीजें हम लोग बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको जो सपोर्ट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स को सबसे पहले हम देखेंगे, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट बोलते हैं। और जो इससे बेनिफिट होता है हम उसको बोलते हैं
आउटपुट, क्या बोलते हैं, आउटपुट। एक तो क्या इनपुट और एक हमारा आउटपुट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले हमारा इनपुट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कुछ उत्पादन करना है, कुछ कंपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री हमको लगाना है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले हमको लैंड चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, रिसोर्सेस, यानी इसको बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल। लेबर दोनों हो सकता है, स्किल और स्किल। तो ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे उत्पादन के लिए। क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले लैंड। अगर भूमि हमको ना मिले, जमीन हमको नहीं मिलेगा, तो हम अपना उत्पादन चालू नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हम लोग कंपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री चालू करने का, लगाने का। तो यह क्या है, एक्चुअली हमारा एक क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, यानी ये हमारा क्या है, इनपुट है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रिसोर्सेस। ओके, तो लैंड मतलब सबसे पहले हमको भूमि चाहिए, भूमि, और उसके बाद मजदूर, फिर पूंजी, बहुत जरूरी है पूंजी, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, पैसा। फिर रिसोर्सेस यानी रॉ मटेरियल, जिसको हम क्या करते हैं प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन फ्रेंड्स जो प्रोडक्शन है और जो इसका जो एक्टिविटी है वो 3 स्तर पे देखे जा सकते हैं। जो पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज, वहां भी प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज वहां भी प्रोडक्शन होता है, और टर्सरी एक्टिविटीज वहां भी क्या होता है, प्रोडक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स यह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर प्रोडक्शन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो प्रोडक्शन के लिए। इसके बिना क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसेंशियल चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा भी क्या क्या है, जैसे आपको रिसोर्सेज में देख सकते हो, तो रिसोर्सेज में क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, एंड सारे जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं वो तो चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दो कैपिटल को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल कैपिटल वर्किंग कैपिटल। देखिए हमारे पास दो टर्म है, एक तो है फिजिकल कैपिटल और दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट फ्रेंड्स, फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड है, जो हमेशा के लिए होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अचल पूंजी। क्या बोलते हैं, अचल पूंजी। यह एक ऐसा एसेट्स है जो जिसमें टूल्स आते हैं, मशीन आते हैं, बिल्डिंग्स आते हैं और लैंड आते हैं। तो ये सब क्या हो गए, फिक्स्ड एसेट हो गए, यानी अचल संपत्ति हो गए। ठीक है, इसको हम लोग परमानेंट कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल कैपिटल को परमानेंट
कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल जो है जो प्रोडक्शन को हेल्प करता है, जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे इंक्लूड्स रॉ मटेरियल। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल सच एज सीड्स फॉर द फार्मर, यार्न फॉर वीवर एंड मनी इन हैंड। मनी भी क्या है बताओ? वर्किंग कैपिटल। मनी क्या है? मेन वर्किंग कैपिटल है। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स प्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान जो है एक समान नहीं है। किसानों में भी क्या है? विभिन्नता है। कुछ किसान गरीब हैं, कुछ किसान मध्यम वर्ग के किसान हैं और कुछ अमीर किसान हैं। लेकिन गरीब किसान क्या करते हैं? फसल को उगाने से पहले वह कर्ज लेते हैं। ये हमको देखना है कि कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज को कैसे चुकाते हैं और वो अपना खेती कैसे करते हैं, वो कैसे मोर एंड मोर इनकम को प्राप्त करने के लिए क्या क्या वो उपाय करते हैं, क्या क्या वो तरीके अपनाते हैं। तो वह हमेशा चाहेंगे, चाहे जो भी किसान हो, चाहे वो निम्न स्तर का किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का किसान हो या चाहे उच्च किसान हो, वो सब क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि मेरा अधिक से अधिक क्या हो? प्रोडक्शन। ठीक है। और उस प्रोडक्शन से क्या करें? वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका आमदनी हो। लेकिन छोटे किसान क्या करते हैं कि वो कर्ज लेते हैं। किससे? मध्यम वर्ग किसान से और उच्च वर्ग किसान से। और कर्ज लेकर के क्या करते हैं? अपना खेती करते हैं। ठीक है। और इस सरप्लस प्रोडक्शंस में जो उनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है, जो अधिक प्रोडक्शन होता है, वो क्या करते हैं? मार्केट प्राइस पे, मार्केटेबल प्राइस पे क्या करते हैं? बेच देते हैं। और जो उससे प्राइस से पैसा आता है उसको फिर क्या किसको दे देते हैं? किसान को। जिससे मध्यम वर्ग किसान से पैसा लिए लेते हैं उसको दे देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स कैसे जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है कुछ सालों के बाद, बहुत सालों के बाद चेंजेज आया। आखिर चेंजेस के कारण क्या था? हम देखते हैं कि चेंजेस के कारण क्या है? डिमांड होता है, मांग होती है। एग्रीकल्चरल डिमांड भी इतनी बढ़ गई थी, जैसा कि हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल डिमांड देश की आज़ादी के बाद, यानी जो फूड थे, जो क्रॉप्स थे, फसल की मांग बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि एक दशक के बाद, आज़ादी के एक दशक के बाद जनसंख्या का एक विस्फोट होता है। जनसंख्या की वृद्धि जो होती है ना, वो अधिक होने लगती है, जनसंख्या बढ़ जाता है। जहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यह होता है कि हमारी जनसंख्या, उस जनसंख्या को क्या खिलाया जाए। तो इसको लेकर के सरकार यह सोचती है कि हम अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज करें। तो उसको लेकर के सरकार बहुत सारे तरीके अपनाती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग अपनाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग मतलब यह होता है कि जहाँ पे एक साल में हम लोग एक दो फसल को उगाते हैं, वहीं पे सरकार ने क्या आदेश दिया, लोगों ने क्या तरीके अपनाए कि 2 से 3, 4 यानी 4 से अधिक फसल को उगाई जाए। यानी एक खेत में भी लोग देखते हैं कि 2 से 3 फसल लोग उगा ही देते हैं। और यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, और इन्हीं सब मेथड्स को लेकर के एक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की चर्चा हम सबसे पहले करते हैं
रिवोल्यूशन ये किससे जुड़ा हुआ? सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा कि भाई कैसा रिवोल्यूशन है, किस रिवोल्यूशन का नाम है ये, आखिर इस रिवोल्यूशन में होता क्या है? तो देखिए ये कोई रिवोल्यूशन, ये अलग तरह का रिवोल्यूशन नहीं है। इस रिवोल्यूशन का मतलब यही है कि बहुत बड़े स्तर पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का बढ़ जाना है, और बढ़ने के पीछे कुछ कारण भी थे। तो न्यू टेक्नोलॉजिकल मेथड्स को लोगों ने अपनाया, सरकार ने लाया, इंट्रोड्यूस किया गया इसको। परंपरागत वस्तुओं के जगह पर, परंपरागत कृषि यंत्र के जगह पर, और एक असंभावित वृद्धि देखी गई, प्रोडक्शन देखी गई, प्रोडक्शन के फील्ड में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के फील्ड में, जिसको क्या नाम दे दिया गया? एक ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हरित क्रांति। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ wheat and rice, wheat and rice, wheat and rice। ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ पे हुई? अमेरिका में। सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? अमेरिका में। इसको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, इनको इसी के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। कब? तो 1917 में, 1917 में। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत होता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन is the agricultural scientist who discovered a lot of methods to increase the agricultural production। उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए, उन्होंने बहुत सारे चेंजिंग की बात की, एग्रीकल्चरल चेंजिंग की बात की, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की बात की, HYV सीड्स की बात की। जो परंपरागत बीज थे उसके जगह पे क्या लाया गया? HYV सीड्स, यानी हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स। और इस सीड्स के बदौलत जो उत्पादन था उसमें वृद्धि आई। ओके, तो हम देखते हैं फ्रेंड्स ग्रीन रिवोल्यूशन, तो यह किस फील्ड में लाया गया? स्पेशली व्हीट, और बाद में इसको राइस में भी शामिल, राइस को भी शामिल किया गया। ठीक है, यह कहाँ चालू किया गया? इट इंट्रोड्यूस्ड in the field of agriculture, especially wheat। It introduced to increase agricultural production। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहां से शुरुआत हुई इसकी? तो इट स्टार्टेड, इट इंट्रोड्यूस्ड इन हरियाणा। इसकी शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में की गई, उसके बाद पंजाब, हरियाणा पंजाब को शामिल किया गया, फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब भागों को शामिल किया गया भारत में। और HYV सीड्स तरीके को अपनाया गया। HYV
सीड्स इंट्रोड्यूस्ड, HYDC इंट्रोड्यूस्ड, फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग किया गया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग किया गया, पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग किया गया। लेकिन फ्रेंड्स हम इसके कुछ अभी मेरिट देख रहे हैं, इसके डिमेरिट भी थे। इसका डिमेरिट यही था कि इसने मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट किया, मिट्टी की गुणवत्ता को खत्म किया। क्यों? क्योंकि अधिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग, अधिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग और मोर इरिगेशन से जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वह घटने लगी, वह कम होने लगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या होगा इसमें? तो HYDCs इंट्रोड्यूस किया गया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। और इन राज्यों में क्या देखा गया कि अधिक प्रोडक्शन, जितने संभावित थे उससे अधिक प्रोडक्शन देखा गया। लेकिन यह पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट यह हुआ कि बाद में सरकार ने क्या ऐलान किया कि कम से कम 2 फसल के बीच में एक गैप होना जरूरी है, यानी साल में कम से कम एक फसल को ही उगाया जाए। ठीक है? क्यों? तो इसके पीछे यही कारण था कि लैंड डिग्रेडेशन, यानी जो भूमि की जो गुणवत्ता थी वह कम होती चली गई। ठीक है? तो यह था फ्रेंड्स हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। ओके फ्रेंड्स, यह था हमारा चैप्टर विलेज पालकपुर। आपको करना क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चन है इसमें है उस एक्सरसाइज को पूरा करना है। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सिनॉप्सिस टाइप का आपको एक डॉक्यूमेंट में रखने के लिए तैयार करना है, एक सिनॉप्सिस बनाना है और उसको फाइल में आप रखिए, फाइल में रखिए उसको और उसको देखते रहिए और एक्सरसाइज बनाते रहिए। ओके, दैट्स ऑल।